नमस्कार, आप देख रहे न्यूज एशियन में हूं पिनाज और क्वेश्चन आवर में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आमतौर पर जो चलन देखा जाता था कि बड़े नेताओं को एक इजी वॉकओवर दे दिया जाता था, उनके खिलाफ कोई बड़े नाम, बड़े चेहरे नहीं उतारे जाते थे, जीत उनकी तय मान ली जाती थी। अब ऐसा करने के मूड में पार्टियां नहीं नजर आ रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। इसी पर होगी चर्चा कि किस तरह से घर में हो रही है घेरेबंदी। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनावों की। कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता अब तक बिना किसी परेशानी के लोकसभा पहुंचते रहे, उन्हें इस बार चुनावों में काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन इसके भीतर की खबर क्या है, उसी को टटोलेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 2009 के चुनाव में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भले ही आसान जीत हासिल हुई हो, लेकिन अब बीजेपी कमर कस रही है। खबर है कि अमेठी से राहुल के खिलाफ बीजेपी स्मृति ईरानी को मैदान में उतार सकती है, जबकि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भले ही आसान जीत हासिल हुई हो, लेकिन अब बीजेपी कमर कस रही है। खबर है कि अमेठी से राहुल के खिलाफ बीजेपी स्मृति ईरानी को मैदान में उतार सकती है, जबकि सोनिया गांधी को लोकसभा में पहुंचने से रोकने के लिए उमा भारती को बीजेपी रायबरेली के रण में भेजने पर विचार कर रही है। उमा भारती 2006 के उपचुनाव में रायबरेली से सोनिया का मुकाबला कर चुकी है। झांसी से बीजेपी की उम्मीदवार उमा भारती को रायबरेली से लड़ाने की पैरवी योग गुरु बाबा रामदेव भी कर चुके हैं। मैंने बहुत सोचा कि कौन व्यक्ति हो सकता है जो सोनिया गांधी का डटकर मुकाबला कर सके, तो मेरे जेहान में एक नाम उभरा, उमा भारती जी का। 16वीं लोकसभा के रण में बड़े नेताओं को वॉकओवर देने के मूड में आम आदमी पार्टी भी नहीं है। राहुल गांधी को अमेठी के अखाड़े में चित करने के लिए आपके बड़े नेता कुमार विश्वास पिछले 2 महीने से खम ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर काशी के कुरुक्षेत्र में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के सपनों पर पानी फेरने के लिए अरविंद केजरीवाल भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर चुके हैं। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बनारस में मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस भी मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है। Most certainly we are going to challenge the Varanasi seat. We still have not decided on the candidate. मोदी को मुश्किल चुनौती काशी में ही मिल रही हो ऐसा नहीं है। बड़ोदरा से भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके मोदी का रथ पंक्चर करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने मिस्त्री को दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और राहुल गांधी के करीबी मधुसूदन मिस्त्री बड़ोदरा से कांग्रेस के नए प्रत्याशी। कैसे फैसला हुआ कि किस तरह से कि बड़ोदरा से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने किया, सबने मिलकर किया और मेरी भी इच्छा थी, बहुत सालों की इच्छा आज पूरी हो रही है मेरी, उनके सामने चुनाव लड़ने की। बहुत टफ कंपटीशन होगा, आप उनका मुकाबला कर देखेंगे। आने तो गुजरात वो जितना जानता उतना मैं ही जानता हूँ। अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू की जगह मैदान में उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली को उम्मीद थी कि किसी खास चुनौती का सामना किए बगैर वो लोकसभा में पहुंच जाएंगे, लेकिन जेटली की राह मुश्किल करने के लिए कांग्रेस ने पंजाब में अपने सबसे बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैदान में उतार दिया है। उधर लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज को दिग्विजय सिंह के भाई और बीजेपी में रहे लक्ष्मण सिंह टक्कर देंगे। भारतीय राजनीति की ये अघोषित परंपरा रही है कि बड़ी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवार या तो उतारती नहीं या फिर खानापूर्ति के लिए कमजोर उम्मीदवार को टिकट देती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में ये परंपरा टूटती हुई नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो यहां पर अब दिग्गजों की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है, ऐसा पार्टियां कह रही हैं, लेकिन क्या इसके भीतर भी कुछ चल रहा है? सिर्फ ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है? क्या वाकई में कैंडिडेट इतने मजबूत हैं कि जिनका गढ़ रहा है बुखर उसको हरा पाएंगे या नहीं? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आज मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जहां उन्होंने कांग्रेस को खूब खरी छोटी सुनाई और जनता से कांग्रेस को हटाने की अपील की। तो वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मोदी के दावों को बस हवाई बता दिया। नरेंद्र मोदी ने झारखंड से बिहार तक तूफानी रैलियां की। पूर्वोत्तर में राहुल गरजे और मायावती ने महाराष्ट्र में बिगुल फूंका। ये घेराबंदी है 2014 के मिशन पीएम की। बिहार के सासाराम में मोदी ने तो वादों के मुद्दे पर कांग्रेस को झूठा तक करार दे दिया। उनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। अभी कल घोषणा पत्र में फिर कह दिया हम महंगाई दूर करेंगे। जरा पहले जवाब तो दो, 5 साल क्या किया? ये महंगाई क्यों बढ़ी?
मुद्दा बिहार का और निशाना केंद्र सरकार पर। मोदी ने बिहार में बिजली की बदहाली का जिक्र करते हुए अंधेरा हटाने के लिए दिल्ली की सरकार को हटाने की अपील की। 21वीं सदी का मेरा बिहार अंधेरे में हो, ये आपको मंजूर है भाइयों? आप अंधेरा हटाना चाहते हो? जरा पूरी ताकत से बोलो, आप चाहते हो अंधेरा जाए? आप चाहते हो अंधेरा जाए? तो पहले ये दिल्ली की सरकार को हटाना पड़ेगा, उनके यहां जो दूत बैठे हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के अंधेरा हटेगा। सासाराम से निकलकर नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में भी हुंकार भरी, लेकिन सियासी विरोधी भी उनकी उड़ान पर पलीता लगाने की ताक में रहते हैं। असम दौरे पर पहुंचे राहुल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये समझाया कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, बीजेपी को गुब्बारे फुलाने की आदत है। 2004 में भी इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा चुनावी नतीजों के बाद फूट गया और अब 2014 में वो नए गुब्बारे में हवा भरने का काम कर रहे हैं। 2014 में एक नया गुब्बारा तैयार किया, बहुत हवा भर गया इसमें, पूरा वक्त कर दिया इसको, नहीं आ रहा। और ये बहुत बड़ा इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा गया ऊपर, और जितनी आवाज वो पिछले गुब्बारे के फटने की आई थी ना, उससे 3 गुना आवाज इसकी आएगी जब ये फटेगा। राहुल ने अनोखे अंदाज में बीजेपी के दावों की हवा निकालने की कोशिश की तो महाराष्ट्र के अमरावती पहुंची मायावती ने भी मोदी पर तीखा हमला बोला। यदि अब इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से अपने देश का पीएम बन जाता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए यहाँ अपना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह व बर्बाद हो सकता है। जैसे जैसे लोकसभा के लिए जंग की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी जंग तेज हो रही है। नेताओं में एक दूसरे की घेराबंदी की होड़ लगी है। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं, अमीर साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, याग्निक साहब, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं इस वक्त प्रभात जी, और कांग्रेस की तरफ से अमीर जी हैं, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। तीनों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान जो कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से आया है, जो खुली चुनौती समझ लीजिए, न्योता समझ लीजिए, चैलेंज समझ लीजिए, क्या कुछ बोला है उन्होंने, जरा वो सुनवाते हैं, फिर प्रतिक्रिया लेंगे। यदि 56 इंच की छाती के मर्द को इतनी हिम्मत है तो पहुंच जाए अमेठी, पहुंच जाए अमेठी लड़ने के लिए। चलिए, और हमारे साथ प्रभात जी भी हैं। प्रभात जी, क्या कहेंगे इस चुनौती या फिर न्योते को स्वीकारेंगे? बात करने में क्या लगता है, अभी तक बनारस के प्रत्याशी तो तय नहीं कर पाई कांग्रेस, और हमें अमेठी से चुनौती दे रहे हैं। हम तो लड़ाएंगे ही। नहीं, वो तो मोदी जी को बुला रहे हैं, और पिछली बार भी लड़ाया था हमने। नहीं, वो तो मोदी जी को बुला रहे हैं। क्या उनके कहने से मोदी जी चले जाएंगे? क्या ऐसी चुनौतियों का कोई महत्व होता है? मोदी जी बनारस में है, वहां आए ना। बड़ोदरा में तो बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र रावत भागे। अमीर जी, न्योता तो ठुकरा दिया, एक और न्योता दे दिया है कि वाराणसी क्यों नहीं आ जाते राहुल? देखिए, हर पार्टी को इनको कौन सा कैंडिडेट देना है वो पार्टी तय करती है। आप भाजपा का जो डॉक्टर, बहुत इको आता है। अमित जी, हम आपकी आवाज डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को पहले वहां से, जी आपको अब आवाज ठीक से सुन पा रही हैं? हम दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वहां से बोला कि आप चले जा। अमित जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, पहले तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिनका वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी था, उन्होंने वहां नर्स किया वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उनको वहां से हटा दिया।
वो गुजरात से तो लड़ रहे, दूसरी सीट पे से भी लड़ रहे हैं, और वो भाजपा का निर्णय नहीं है, खुद का निर्णय है। तो हर पार्टी ऐसे नहीं करती है, हर पार्टी अपना निर्णय सोच विचार के करती है। ये अपना निर्णय थोपते हैं, खुद को थोपते हैं, वरिष्ठ नेताओं को निकाल देते हैं। तो ऐसा हर पार्टी में नहीं होता है। अमित जी, न्योता तो आपकी पार्टी से गया है, तो आप निर्णय नहीं कर पाते। न्योता तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया है कि अगर मोदी के पास 56 इंच का सीना है तो अमेठी आकर चुनाव लड़े। न्योता तो आपकी पार्टी ने दिया है जी। उसका मैं वो न्योता की मैं बात कर रही हूँ कि अगर न्योता दिया है कोई प्रवक्ता ने तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो लैंग्वेज उन्होंने खुद ने यूज की है कि भाई उनका सीना इतना बड़ा है, ये सब स्टेट्समैन, पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी बात नहीं करते। स्पेशली जो पीएम कैंडिडेट है, उन्हें देश को ये मैसेज देना है कि हम ऐसी गलियों की भाषा बोल रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो उन्हें वहां जाना चाहिए। क्यों उन्होंने सेफ सीट ली है वाराणसी में? प्रभात जी, हर कोई सिर्फ जीतना चाहता है, ये सिर्फ बड़े नाम खड़े करना, ये सिर्फ हवाबाजी होती है, अंदर ही अंदर सिर्फ जीतना मकसद होता है, इसलिए हर कोई सेफ सीट चुनता है। उन्होंने सेफ सीट ली है वाराणसी में। प्रभात जी, हर कोई सिर्फ जीतना चाहता है, ये सिर्फ बड़े नाम खड़े करना, ये सिर्फ हवाबाजी होती है, अंदर ही अंदर सिर्फ जीतना मकसद होता है, इसलिए हर कोई सेफ सीट चुनता है। राजनीति में कौन सा निर्णय क्यों लिया जाता है, इसके संकेत होते हैं। बनारस से लड़ने का मायने है पूर्वांचल का में कांग्रेस का सफाया, और यह कांग्रेस घबराहट में है। वह सोच रही थी कि खाली गुजरात से लड़ेंगे। इतनी तिलमिलाहट कांग्रेस को क्यों है? हम अपने राजनीतिक विस्तार को देखते हैं, हमारी भी अपनी रणनीति है, और उस रणनीति के तहत हमारे निर्णय होते हैं। यह थोपा हुआ नहीं है, यह सोची समझी और समझा निर्णय है, जिस निर्णय के तहत। चलिए कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कपिल जी। झा साहब, मैं दो तीन बात झा साहब 2-3 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें तो न्योता नहीं दिया, लेकिन हम बनारस भी लड़ेंगे, अमेठी भी लड़ेंगे, और दोनों जगह आपके दोनों प्रत्याशियों को हराने वाले हैं। 16 मई को ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात कही अभी अभी, पूर्वांचल साहब, हिंदुस्तान में एक कायरों का खानदान है। बाल ठाकरे कायर, राज ठाकरे कायर, उद्धव ठाकरे कायर। इन तीनों कायर लोगों से गठबंधन करके भाजपा जो उत्तर भारतीयों को मारते हैं, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को मारते हैं, नौकरी करने वाले लोगों को मारते हैं, उनसे नहीं, 1 मिनट पूरा करने दीजिए, क्योंकि पूर्वांचल की बात की है। उनसे आप गठबंधन करके बनारस आएंगे और ये सोचेंगे कि यूपी और बिहार वाले आपको वोट देंगे। अगर इतने ही बड़े शेर हैं तो पहले शिवसेना को जवाब दे जब उत्तर भारतीयों पर हमले होते हैं। उसका ये एक सवाल है नरेंद्र मोदी से कि उत्तर भारतीयों पर हमले के बारे में मोदी क्या सोचते हैं, शिवसेना से गठबंधन तोड़ने की उनके अंदर हिम्मत है कि नहीं है, तब जाके बनारस से वो वोट मांगेंगे। जी, हमने उस समय भी कहा था कि हम उत्तर भारतीयों के साथ हैं। गठबंधन क्यों है शिवसेना से? विरोध करते हैं। शिवसेना से गठबंधन क्यों है? नहीं करते। कपिल मिश्रा जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उस भाषा का हम उपयोग क्यों? बाल ठाकरे कायर नहीं है क्या? भाजपा उन्हें बहादुर मानती है। यहाँ पर हम पर्सनल अटैक नहीं करते हैं कपिल जी। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों को मारे। कपिल जी, यहाँ पर पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। ये सब देखने के लिए पुलिस भी बैठी हुई है। एक बार फिर से हम यहाँ पर बात करते हैं। कपिल जी, आपको क्या लगता है, यहाँ पर जिस तरह से न्योता तो दोनों पार्टियां दे रही हैं, कोई बनारस बुला रहा है, कोई अमेठी बुला रहा है, लेकिन मजबूत दावेदार कोई नहीं उतार रहा है। आपको लगता है कि मैं बताता हूं, नहीं उतारना चाहता अपने बड़े नेता के खिलाफ? हिंदुस्तान की राजनीति में एक संस्कृति रही, ये बड़े बड़े नेता अपनी अपनी सेफ सीट ढूंढते थे, वहां से लड़ते थे, एक दूसरे को जिताते थे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, आडवाणी, वाजपेयी, मुलायम, मायावती, इनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं लड़ते। खुद यही 50-40 लोग बार बार संसद में पहुंचते हैं, देश की नीति बनाते हैं, देश के कानून बनाते हैं, और जवाबदेही से बचकर भाग जाते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने इस नीति को चेंज किया। हमने कहा हम इनको इनके घर में जाकर हराएंगे। दिल्ली में शीला दीक्षित से शुरुआत हुई है, राजनाथ सिंह को मजबूर कर दिया गाजियाबाद छोड़ने के लिए, आडवाणी जी को गांधीनगर आज सेफ नजर नहीं आती है, अमेठी में राहुल गांधी हारने वाले हैं, और बनारस में नरेंद्र मोदी को हराएंगे। एक रिएक्शन लेती हूँ। अमित जी, आपको क्या लगता है?